हेलो फ्रेंड्स, भारत की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। खबर यह है कि भारत की यूडीआईएससी प्लस के अनुसार 2024-25 में देश में लगभग 14,71,473 स्कूल थे, जबकि 2025-26 में यह संख्या घटकर 14,66,682 रह गई। यानी एक साल में लगभग 4,791 स्कूल कम दर्ज किए गए। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि 4,791 स्कूल पूरी तरह बंद हो गए? तो देखिए फ्रेंड्स, नहीं। तो फिर आखिर स्कूलों की संख्या क्यों घटी? आज यही बात हमें समझनी है। फ्रेंड्स, इसकी कई वजह हो सकती है। जहां बच्चों की संख्या बहुत कम हो जाती है, वहां छोटे स्कूलों को पास के बड़े स्कूलों के साथ जोड़ दिया जाता है। इसे स्कूल मर्जर कहा जाता है। कुछ जगह ग्रामीण इलाकों से पलायन होने के कारण भी स्कूलों में छात्रों की संख्या कम हो जाती है। कुछ छोटे निजी स्कूल आर्थिक कारणों से या कम एडमिशन की वजह से भी बंद हो जाते हैं। इसके अलावा यूडीआईएससी प्लस के रिकॉर्ड अपडेट होने पर भी स्कूलों की संख्या में बदलाव दिखाई दे सकता है। इसीलिए सिर्फ संख्या देखकर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि देश में कुल कितने स्कूल हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उन स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है? क्योंकि अगर स्कूल है लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो सिर्फ संख्या बढ़ने से बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा। तो क्या हमारी पढ़ाई सही दिशा में जा रही है? देखिए फ्रेंड्स, आज भी कई जगह पढ़ाई का तरीका ऐसा है कि बच्चा परीक्षा के लिए याद तो कर लेता है, लेकिन कुछ समय बाद वही बातें भूल जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार पढ़ाई समझने से ज्यादा रटने पर आधारित होती है और यही सबसे बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। बच्चों को क्या नहीं, क्यों भी पता होना चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा है और उसे फॉर्मूला तो याद है, लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि यह फॉर्मूला असल जिंदगी में कहाँ काम आता है, तो कई बार उसके पास जवाब नहीं होता है। बच्चे साइन कोस थीटा पढ़ते हैं, लेकिन अगर उन्हें यह न बताया जाए कि इनका उपयोग कहाँ होता है, तो वे सिर्फ परीक्षा तक ही सीमित रह जाते हैं। इसी तरह रॉकेट का सिद्धांत पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर बच्चे को यह समझ ही ना आए कि विज्ञान के ये नियम असली दुनिया में कैसे काम आते हैं, तो पढ़ाई सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह जाती है। जब बच्चा यह समझ जाता है कि वह जो सीख रहा है उसका उपयोग कहाँ होगा, तभी पढ़ाई सच में दिलचस्प बनती है। अब बहुत से पेरेंट्स सोचते हैं कि क्या सिर्फ एक्टिविटीज से काम चल जाएगा? तो देखिए, बिल्कुल नहीं। स्कूल में एक्टिविटीज जरूरी है, लेकिन सिर्फ एक्टिविटीज ही काफी नहीं होती। जरूरत है कि एक्टिविटीज और पढ़ाई दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए। जैसे साइंस पढ़ रहे हो तो प्रैक्टिकल्स भी हो, मैथ्स पढ़ रहे हैं तो उसे खेल और पहियों से भी समझाया जाए, लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो वहाँ कहानी, नाटक और चर्चा भी हो। यानी बच्चा सिर्फ खेलकर खुश ना हो, बल्कि खेलते खेलते सीख भी जाए। अब यहाँ एक और बात समझना जरूरी है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। हर बच्चे की रुचि अलग अलग होती है। किसी को विज्ञान पसंद है, किसी को खेल, किसी को संगीत, तो किसी को चित्रकला और किसी को कंप्यूटर। इसीलिए स्कूल का काम सिर्फ परीक्षा पास करवाना नहीं होना चाहिए। स्कूल का काम यह भी होना चाहिए कि बच्चा अपनी रुचि और अपनी क्षमता को पहचान सके, क्योंकि भविष्य की शुरुआत यहीं से होती है। बचपन एक तरह का बेस होता है, नींव होता है। आज एक और बड़ी समस्या देखने को मिलती है। बहुत से बच्चों को 10वीं और 12वीं के बाद यह समझ नहीं आता कि उन्हें आगे क्या करना है। कई बार बच्चे अपनी पसंद से नहीं, बल्कि परिवार, दोस्तों या समाज की सलाह से कोई रास्ता चुन लेते हैं। लेकिन अगर स्कूलों में शुरू से ही बच्चों को अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी मिले, उनकी रुचि और क्षमता को समझा जाए, तो शायद उन्हें अपना भविष्य चुनने में इतनी परेशानी न हो। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी दिलाना नहीं, बल्कि सही दिशा दिखाना भी होना चाहिए। क्या आज शिक्षा सिर्फ एक बिजनेस बनती जा रही है? देखिए फ्रेंड्स, आज शिक्षा एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन चुकी है। निजी स्कूल, कोचिंग संस्थान और ऑनलाइन शिक्षा तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है, क्या हर बच्चे को उसकी आर्थिक स्थिति से अलग अच्छी शिक्षा मिल पा रही है? यहाँ पर यह कहना सही नहीं होगा कि पूरी शिक्षा व्यवस्था सिर्फ एक बिजनेस बन गई है। लेकिन यह भी सच है कि कई जगह शिक्षा की बढ़ती लागत लोगों के लिए चिंता का विषय है। इसीलिए शिक्षा को सिर्फ कमाई का माध्यम नहीं, बल्कि समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी माना जाना चाहिए। अगर हम चीन की बात करें तो वहाँ कई सरकारी स्कूलों में अच्छी सुविधाएं, आधुनिक क्लासरूम्स और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लेकिन वहाँ भी पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव कम नहीं है। इसीलिए सिर्फ कुछ वीडियो देखकर किसी देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को अच्छा या खराब नहीं कहा जा सकता। लेकिन चीन से एक बात जरूर सीखी जा सकती है कि शिक्षा में लगातार सुधार करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। क्या सरकारी योजनाओं का लाभ हर बच्चे तक पहुंच रहा है? सरकार शिक्षा के लिए कई योजनाएं चलाती है, जैसे मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म, छात्रवृत्ति, पीएम पोषण जैसी मध्याह्न भोजन योजना और दूसरी कई नई पहलें। लेकिन यहाँ पर एक सवाल हम सभी को खुद से पूछना चाहिए कि क्या इन सब योजनाओं का लाभ हर राज्य में, हर जिले में और हर बच्चे तक समान रूप से पहुँच रहा है, या अभी भी कुछ ऐसे स्कूल है जहाँ बच्चों तक ये सुविधाएं पूरी तरह नहीं पहुँच पा रही।
शायद अब समय आ गया है कि शिक्षा को सिर्फ किताबों और परीक्षा तक सीमित न रखा जाए। बच्चों को यह भी बताया जाए कि वह जो पढ़ रहा है उसका जीवन में क्या उपयोग है। उसे सवाल पूछने की आजादी मिले, नई चीजें सीखने का मौका मिले और अपनी रुचि पहचानने का अवसर मिले। और सबसे जरूरी, उसे यह विश्वास मिले कि वह अपने भविष्य का फैसला खुद कर सकता है। तो दोस्तों, 4791 स्कूल बंद होने की यह खबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह हमें एक बड़ा सवाल पूछने का मौका देती है। क्या हम सिर्फ स्कूलों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं या बच्चों को मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता पर भी? क्योंकि देश का भविष्य सिर्फ स्कूलों की इमारतों से नहीं बनता, देश का भविष्य उन बच्चों से बनता है जो उन स्कूलों में बैठकर सीख रहे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपके अनुसार भारत की शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव क्या होना चाहिए? क्या आपके क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में बच्चों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? और अगर आपको शिक्षा व्यवस्था में एक बदलाव करने का मौका मिले तो आप सबसे पहले क्या बदलना चाहेंगे? तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।